विराज शहनाज से शादी करने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। वो उससे बहुत प्यार करने लगा था और उसने शहनाज को प्रपोज भी कर दिया। लेकिन शहनाज को इस बात से डर लग रहा था कि अगर इसके बारे में शिरीन को पता चला तो वो क्या सोचेगी। मगर विराज ने वो सब संभाल लिया और वो दर्शन के पास में अपनी शादी की बात करने के लिए आ गया। दर्शन ने जब इस चीज के लिए शहनाज के मुंह से हाँ सुनी तो उन्होंने भी हाँ कर दी। अब विराज और शहनाज की शादी 15 तारीख के दिन ही होने वाली थी। दीदी, आपकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। आपको विराज से ज्यादा अच्छा लड़का ना कभी नहीं मिल सकता था, शिरीन ने शहनाज को गले लगाते हुए कहा। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि शिरीन विराज से शादी नहीं कर रही थी। वो तो उल्टा काफी खुश नजर आ रही थी और उसे देखकर विराज के दिल में भी सुकून महसूस हो रहा था। उसकी खुशी देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि शिरीन कभी उसे चाहती ही नहीं थी और ना ही उसकी कोई परवाह करती थी। उल्टा वो तो शहनाज को ऐसे शुक्रिया कह रही थी जैसे वो उसकी हाँ ने शिरीन को विराज की कैद से आजाद करवा दिया हो। ये सब देखने के बाद उसे बहुत खराब लग रहा था और ये उसकी साफ तौहीन थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वैसे भी अभी तक वो शिरीन से ही शादी करने वाला था और शिरीन ही उसकी अपनी थी। लेकिन अब जब शिरीन ने ही उसे मना कर दिया तो उसे बुरा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने शिरीन को धोखा नहीं दिया बल्कि शिरीन ने उसे धोखा दिया था। वो शिरीन को इस बात का जवाब देना चाहता था लेकिन उसे ये मौका ठीक नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद में खाना लग चुका था। सब लोगों ने उसे जल्दी से खत्म कर लिया और दर्शन अपनी दोनों बेटियों को वहां से लेकर निकल गए। जैसे ही विराज ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, साली शिरीन, तू ना एक नंबर की चुड़ैल निकली। जिस तरह से तू हंस रही थी ना, सब देखा मैंने। मेरा साथ तुम्हें कैद लग रहा था और अब उस कैद से आजाद होने पर तुम जश्न मना रही हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भले ही मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करने जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मुझे अभी ठीक से जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। इसके बाद विराज ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने ग्रुप में मैसेज लिखते हुए बोला, आज मेरी तरफ से सिर्फ दावत है, सब लोग मुझे वहीं पर मिले। शाम को इधर सब लोग मिर्च मसाला होटल पहुंच गए। विराज ने उन सबके आते ही ये खबर सबको बता दी कि उसकी और शहनाज की सगाई पक्की हो गई थी और वो लोग 15 तारीख को शादी भी करने वाले थे। वहां पर सभी अमीर घरों के लड़के आए थे लेकिन अब्बास और शांतनु को छोड़कर सब लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि विराज ने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर दिखाया। सब लोगों ने विराज की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जय हो बना जी की। अरे वाह बना सा, मजा आ गया। हम तो सोचते रह गए और आपने कर दिखाया। क्या बात है विराज बना, आप ही असली राजकुमार हैं। सब लोगों के पेट में जैसे जैसे शराब उतरती जा रही थी वैसे वैसे वो लोग विराज के गुणगान पर गुणगान किए जा रहे थे। विराज ने सब लोगों को बताया कि ये काम उसने अकेले नहीं किया, इसमें अब्बास और शांतनु ने भी उनकी मदद की थी और वो भी आगे जिंदगी भर उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब्बास और शांतनु ने इसे सिर्फ विराज का बड़प्पन ही बताया। उनका कहना था कि वो असली काम तो उसने ही किया था और इन लोगों ने तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद ही की थी। लेकिन जो भी हो, बाकी लोगों की तरह वो दोनों भी इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। विराज ने थोड़े पैक खत्म कर लिए और फिर उसने उनमें एक लड़के को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम उस काम में मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम ये कर दोगे ना तो तुम्हारी कंपनी ने बैंक से जो 20 करोड़ का लोन लिया हुआ है ना, मैं उसे पूरी तरीके से कम करवा दूंगा। कम से कम उसका ब्याज तो माफी करवा सकता हूं। हाँ बना, बताओ ना क्या करना है, आपके लिए तो जान हाजिर है बना, उस लड़के ने कहा। उसका नाम केशव था और उसके पिता की सीमेंट की फैक्ट्री थी। वो काफी वक्त से इतने बड़े लोन की वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहा था और इस वक्त वो विराज के कहे हर कदम को करने के लिए राजी हो रहा था। इसके अलावा उसके पास में और कोई चारा भी तो नहीं था। बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं कि तुम ना शहनाज की छोटी बहन शिरीन के पीछे पड़ जाओ, विराज ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। क्या बना, मैं कुछ समझा नहीं। पीछे पड़ जाओ मतलब? केशव ये बात सुनकर हैरान हो गया। इधर विराज ने अपने हाथ में वाइन का एक ग्लास लिया हुआ था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और केशव को अपने साथ खिड़की की तरफ
ले जाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी और केशव की ये बात बाकी लोगों के कानों में पड़े, इसलिए उसने धीरे से कहा, देखो मुझे मालूम है कि मैं शहनाज से जब से मिला ना, उससे पहले ही मैं शिरीन को पसंद करता था, लेकिन मुझे कभी उसका स्वाद चखने का ना मौका नहीं मिल पाया। तुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में बहुत बुरी बात है? हाँ बुरी बात तो है बना, केशव ने कहा। सच में विराज शहनाज को पसंद करने से पहले शिरीन को ही पसंद करता था, लेकिन अब उनका परिवार अपने आप में बड़ा परिवार था। ऐसे में वो शिरीन तक पहुंचने के लिए किसी भी ऐसे रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिसमें उसके साथ उसके परिवार की भी बदनामी हो जाए। वो अगर उससे शादी कर पाता तभी उसका स्वाद चख पाता, लेकिन अब जब उसकी सगाई शिरीन से टूट गई थी तो उसके हाथ में ये मौका नहीं लगने वाला था। वैसे उसके दिमाग में बात सिर्फ इतनी सी थी कि शहनाज शिरीन से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन जब उसने आज दोपहर के खाने के दौरान शिरीन को जिस तरह से हंसते देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो उसकी मुस्कान का बदला शिरीन के बिस्तर से निकालना चाहता था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू उस शिरीन के पीछे लग जा, तू उसे पटा ले और एक दिन मेरे कमरे पर ले आ, उसे शराब पिला और मुझे ना उसके साथ एक पारी खेलने दे। उसके बाद तू अपने साथ उसके साथ जितना खेलना चाहता है ना खेलते रहना। क्या कहता है? विराज ने केशव की तरफ देखा और पूछा। एक पल के लिए केशव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर झिझकते हुए बोला, बना मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर शिरीन ने खुद मुझे पसंद नहीं किया तो मैं उसे। नहीं, उसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। देख काफी सुंदर है, हैंडसम है। अगर तू अपने आप को किसी लड़की की नजर में ले आए ना, पागल हो जाएगा यार। और फिर उसे झांसी में लाने के लिए मैं अपनी फेरारी दे दूंगा ना तुझे, जो मैंने इटली से मंगवाई थी। लड़कियों को और खास तौर पर सुंदर लड़कियों को बड़ी और महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। अगर तू जरा सा अपना दिमाग लगा लेगा ना तो तुझे उसे पटाने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। विराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला। यह सुनते ही केशव का दिमाग खराब हो गया। उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है बना, आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगा। मैं पहले उसे फंसाऊंगा, फिर उसे आपके पास लेकर आऊंगा। पहले आप एक पारी खेलना, उसके बाद। केशव की आंखों में शिरीन के बारे में सोचते ही चमक उठ गई थी और साथ ही अपने आप को फरारी में बैठा हुआ भी वो महसूस करने लगा। अगले दिन लकी ने जल्दी ही अपनी क्लास खत्म कर ली। जैसे ही वो बाहर निकला, इतने में उसके पास में शिरीन का फोन आया। लकी क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा टाइम है? मैं सोच रही थी कि हम लोग स्टेडियम चलते हैं और वहां पर थोड़े बहुत गेम्स देख कर आते हैं ना। शिरीन लकी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन लकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी और विराट की सगाई टूट चुकी थी। हाँ ठीक है, हम लोग चल सकते हैं, लकी ने कहा। वो खुद भी आज शिरीन से मिलने के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, तो फिर मैं कॉलेज आ रही हूँ, तुम गेट पर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, शिरीन ने कहा और फोन काट दिया। लकी भी कॉलेज के गेट तक आ गया था और 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे शिरीन नजर आ गई। वो कैब से यहां तक आ गई थी। तुम्हें देर हो गई क्या इंतजार करते हुए? शिरीन ने लकी के पास आकर पूछा। आज उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस के साथ उसके हाथ में एक आसमानी रंग का बैग भी था। वो एक अलग ही जोश और उत्साह में नजर आ रही थी। क्या बात है, तुम आज इतनी खुश कैसे दिखाई दे रही हो? लकी ने उसकी तरफ देखा और पूछा। अरे उसमें क्या है, मैं क्या पहले तुम्हें खुश नहीं दिखती थी? शिरीन ने कहा। वो जानती थी कि लकी उसे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन को पसंद करता था, इसलिए उसने अभी जानबूझकर लकी को यह बात नहीं बताई कि उसकी शादी विराट से होने वाली थी। उसने लकी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने साथ लेकर कैब में बैठ गई। आज मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि हम लोग टेनिस मैच देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम भी फ्री होगे, कॉलेज में बोर हो जाओगे अकेले अकेले, इसलिए साथ में ही चलते हैं। वो लोग भी वैसे ही आने वाले होंगे, चलो। अरे सुनो ना, शहनाज कॉलेज में ही है क्या? तो क्या हम लोग उसे भी अपने साथ ले लें? लकी ने पूछा। वो सोच रहा था कि शहनाज से मिलने का और बहुत देर तक उसके साथ रहने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता था। नहीं यार, मेरी बहन को ना इन सब चीजों में कोई मजा नहीं आता। और अब तुम उसका नाम भी मत लेना, समझे? आज तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मेरी बात करनी पड़ेगी, समझे? शिरीन ने मजाक में कहा और फिर हंसने लगी। चलो ये भी ठीक है, लकी ने कहा। उसे शिरीन के बर्ताव से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे शहनाज से जलन होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से बस हाँ कर दी।
लकी और शिरीन गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद वो लोग स्टेडियम भी पहुंच गए थे। लकी और शिरीन बाहर गेट पर खड़े होकर बाकी लोगों के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। शिरीन ने एक फोन लगाया और थोड़ी देर बाद वहां पर 3 लड़के और 2 लड़कियां आकर खड़ी हो गई। अरे नाना, तुम तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हो। शिरीन ने जब उस लड़की के साथ में इतने सारे लोगों को देखा तो दंग रह गई। उसने देखा कि दोनों लड़के भी काफी सुंदर लग रहे थे। हाँ देखो, ऐसी बात है, जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है, नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। लकी ने देखा और शिरीन से पूछा, शिरीन ये कौन है? अरे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका नाम लकी है। शिरीन ने लकी की तरफ देखा और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, लकी ये नैना है और ये मेरी ना बहुत अच्छी दोस्त है। लकी ने नैना और सभी लोगों को हेलो किया और फिर नैना ने शिरीन को एक के बाद एक लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया। नैना की आंखें तब तक से लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसके कपड़े तक देख रही थी और उसके कपड़ों से ही उसने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया। लकी तुम वैसे काम क्या करते हो और तुम्हारा परिवार क्या काम करता है? मेरा परिवार यार बहुत ही आम परिवार है, हम लोग कुछ खास नहीं करते, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, बस यही है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या नैना फिर से लकी से वो सब कहती जो वो सुनना चाहता था? क्या शिरीन, विराज और शहनाज की शादी के बारे में उसे बताती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।